Hello everyone, my name is Dr. नवेद अकबर और आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो व्हाट इज सेल साइकिल? Cell cycle is an ordered series of events in which a cell duplicates its genetic material and divides into two daughter cells. Cell cycle एक order of events की सीरीज है जिसमें जो आपका सेल है वो डुप्लीकेट्स करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करता है और फाइनली दो डॉटर सेल्स में जो है अब डिवाइड हो जाता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है सेल डिवीजन की, ये एक ऑर्डर ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं इसमें। तो इस पूरे इवेंट्स को जो है हम सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल हैज टू मेन फेसेस। सेल साइकिल में दो मेन फेसेस होती है, इंटरफेस एंड एम फेस। तो द पीरियड ऑफ एक्चुअल डिवीजन इज कॉल्ड एम फेस और माइटोटिक फेस। जब सेल का जो एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है उस टाइम पीरियड को हम एम फेस और माइटोटिक फेस बोलते हैं। और जो बाकी ओवरऑल फेस है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें जो है एट द टाइम ऑफ इंटरफेस सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इस पूरे टाइम में सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपनी सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है, अब डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो ये इस टाइम को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। द इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। तीन फेजेस में इंटरफेस को डिवाइड किया गया है, गैप वन फेज, एस फेज एंड जी2 फेज। तो जी1 फेज या गैप वन जो है द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ माइटोसिस एंड स्टार्टिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब जो माइटोसिस जो है एंड हो जाता है और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस फेज को हम जी1 फेज या गैप वन फेज बोलते हैं। उसके बाद आता है एस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। एस से मतलब है हमारा सिंथेसिस का, यानी कि द पीरियड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें जो है डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इसके बाद आता है हमारा जी2 फेज यानी गैप टू फेज, द एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनिशिएशन ऑफ माइटोटिक फेज। और इस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन एंड हो जाता है और सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने लगता है। तो इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि सेल में विथड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल में गो टू जी0 स्टेट। और जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जो डिवाइड नहीं करते या वो तो वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसे हम जी0 स्टेट बोलते हैं। तो जी0 स्टेट में सेल पहुंच जाते हैं। ये जी0 स्टेट में कई दिनों तक रह सकते हैं, कई हफ्तों तक रह सकते हैं, कई मतलब बहुत सारे इयर्स तक रह सकते हैं एंड इवन लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। और इससे कभी कभी जी0 स्टेट से वापस भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जो परमानेंटली जी0 स्टेट में ही रहते हैं। इसके एग्जांपल है न्यूरॉन्स एंड स्केलेटल मसल सेल आर इन जी0 स्टेट। इन दीज सेल्स सेल डिवीजन नेवर अकर्स। और जो न्यूरॉन्स या स्केलेटल मसल जो सेल है वो हमेशा जी0 स्टेट में रहते हैं। इनमें सेल डिवीजन जो है कभी नहीं होता है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से ये एक सेल साइकिल होती है। सबसे पहले जो हमारे सेल जो होता है जनरली वो जी1 फेज में होता है। जी1 फेज में एक सेल होता है, फिर ये एस फेज में जाता है जहां सिंथेसिस इसकी होती है, फिर ये जी2 फेज में जाता है और फिर उसके बाद फाइनली एम फेज में जाता है जहां सेल जो है डिवाइड होता है। और जो सेल डिवीजन के अंदर नहीं जाते वो जी0 फेज में पहुंच जाते हैं। Approximately 95% of the cell cycle is spent in interface। और 95% जो है सेल की साइकिल जो है वो इंटरफेस में अपना टाइम स्पेंड करती है। मतलब जो पूरा जो टाइम पीरियड है उसका 95% जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेस में रहता है सेल। The duration of three stages G1, S and G2 varies from species to species। जो इनकी ड्यूरेशन है
G1 फेज की, S फेज की और G2 फेज की, ये स्पीशीज टू स्पीशीज जो है वो वेरी करती हैं और ऑल्सो सेल टू सेल भी वेरी करती हैं। For a typical human cell with a total cell time of 24 hours, अगर हम एक ऐसे माने कि जैसे हम एक ह्यूमन सेल को का प्रोलिफरेशन देखें और उसको ह्यूमन सेल को अगर हम सेल कल्चर में ग्रो करें तो हम ये देखेंगे कि एक जो टिपिकली ह्यूमन सेल है वो ऑन एन एवरेज जीवन फेज में जो है 11 आवर्स स्पेंड करता है, एस फेज में अबाउट 8 आवर्स, G2 फेज में 4 आवर्स एंड M फेज में 1 आवर। तो हम कह सकते हैं फॉर अ टिपिकल ह्यूमन सेल विद total cell times of 24 hours, the G1 phase might last about 11 hours, S phase about 8 hours, G2 about 4 hours and M phase about 1 hour. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। इसमें कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो ये सेल साइकिल होती है तो एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज जो स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है करस्पॉन्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और एंड होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज में जो दो इवेंट्स होते हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब आगे चलते हैं। तो एंजाइम्स, इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं सेल साइकिल में, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। कौन से? साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसेस, जिन्हें हम सीडीकेस बोलते हैं, साइक्लिन एंड सीडीकेस। तो साइक्लिन जो है एक बेसिकली एक रेगुलेटरी कंपोनेंट है, और जबकि सीडीकेस जो है एक कैटालाइटिक है एंड एक्ट एज प्रोटीन काइनेज, और प्रोटीन काइनेज एक्ट करता है। तो जो रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कुछ इंक्लूड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और जिसकी मदद से वो कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन सेल्स। जबकि जो काइनेसेस होते हैं, प्रोटीन काइनेसेस आर एंजाइम कैटालाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट बिटवीन देयर सबस्ट्रेट। ये क्या करते हैं? फॉस्फोरिलेशन का काम करते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। किस पे से? फ्रॉम एटीपी, जीटीपी या अदर मॉलिक्यूल्स पे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है उसे जो है फॉस्फोरिलेट कर देते हैं प्रोटीन काइनेसिस। तो प्रोटीन काइनेसिस का ये मेन फंक्शन होता है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं एम फेज में, जैसे कि हमारा ये साइक्लिन बी और CDK1 ये इन्वॉल्व होता है। G1 फेज में साइक्लिन डी, CDK4 एंड CDK6 इन्वॉल्व होता है, एंड S फेज में साइक्लिन ए एंड CDK2 एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और G2 में साइक्लिन ए और CDK1 ये मेन एंजाइम है जो ड्यूरिंग सेल साइकिल इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक तरह से चेक पॉइंट का काम करते हैं कि जैसे कि सेल्स की जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। जब सेल जो है एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करता है तो यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे G1S चेक पॉइंट होता है, एक इंट्रा S चेक पॉइंट होता है, G2M चेक पॉइंट होता है। इन चेक पॉइंट्स पे ये जो है CDK जैसे जो साइक्लिन है और CDKs हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर हम इसको एक एज ए एग्जांपल की तरह दें तो इसमें ये जो हमारा G1 फेज में जो साइक्लिन डी और CDK है जो वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, तो एक्टिविटी ऑफ CDKs आर रेगुलेटेड बाय साइक्लिन, and because they catalyze the phosphorylation of specific serine and threonine residue of target proteins। जो ये CDKs हैं ये रेगुलेटेड होते हैं साइक्लिन से। साइक्लिन जो है
ये CDK से आके बाइंड करते हैं और इसमें जो आके बाइंड करते हैं और इसको ये जो CDK और साइक्लिन डी कॉम्प्लेक्स बनता है ये आगे फर्दर जो है इसमें रोल प्ले करता है। तो टारगेट प्रोटीन्स for CDK phosphorylation are determined by the associated cycling because different cycling present in different phases of the cell cycle. जो हमारे टारगेट जो CDK phosphorylation है वो इस बात से डिटरमाइन करता है कि उनसे कौन सा साइक्लिंग जो है वो आगे एसोसिएटेड हुआ है, क्योंकि अलग अलग सेल साइकिल्स के अलग अलग फेजेस में अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं और अलग अलग CDKs होते हैं। The full activation of cyclin CDK complex occurs when a separate kinase, the CDK activating kinase, phosphorylates an activating threonine residue near the CDK active site. और ये जो CDK साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको फुल्ली एक्टिवेट तब होता है जब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आके फॉस्फोरिलेट करता है थ्रियोनिन रेसिड्यूज पे और इसको एक्टिवेट करता है। तो किस तरह से होता है एक्टिवेशन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये रफली मैंने एक पिक्चर बनाया है जो CDK एक इनएक्टिव आपका इनएक्टिव है, इससे साइक्लिन डी आके बाइंड करेगा और जब ये आके बाइंड करता है तो ये CDK और साइक्लिन डी कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि पार्शियली एक्टिव होता है। तो एक्टिवेटेड जो साइक्लिन डी आता है ये पीछे फर्दर एक दूसरे पाथवे से एक्टिवेट होके आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट मैप के पाथवे। वहां से जो है साइक्लिन डी एक्टिवेट होके आता है और यहाँ पे आके CDK के साथ आके बाइंड करता है और CDK और ये इसके आके बाइंड होने पे जो इससे कॉम्प्लेक्स बनता है CDK और साइक्लिन डी कॉम्प्लेक्स, ये जो है पार्शियली एक्टिव होता है। इसको फुल एक्टिव करने के लिए जो है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज का यूज होता है। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज आता है और इस कॉम्प्लेक्स को फुल्ली एक्टिवेट करता है। ये सारी प्रोसेस जो है ये चलती है जीवन फेज में। तो हम इसे एज ए एग्जांपल ले रहे हैं कि किस तरह से साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। तो इसमें हमने जीवन फेज का एग्जांपल लिया कि जीवन फेज में किस तरह से ये साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेट होता है। इसके बाद ये फर्दर जो एक्टिवेटेड साइक्लिन डी और CDK4 जो कॉम्प्लेक्स है ये इसके आगे किस तरह से रोल करता है, तो किस तरह से आगे रेगुलेट करता है। तो इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ RB प्रोटीन इन सेल साइकिल रेगुलेशन। तो RB प्रोटीन इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा जीन, अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। जो RB प्रोटीन होता है एक ट्यूमर रेटिनोब्लास्टोमा जीन का प्रोडक्ट है और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन इन RB जीन आर एसोसिएटेड विद द रेटिनोब्लास्टोमा एंड मेनी अदर ट्यूमर्स। अगर इसमें ये RB जीन जो है ठीक से एक्सप्रेस ना हो पाए या इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए या ये फुल्ली ट्रांसक्राइब ना हो पाए तो इससे इसके कुछ भी फंक्शन इसके लॉस होते हैं। तो इससे क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाता है या आइदर किसी और तरह का जो है ट्यूमर बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जीन है। द RB जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 13q14.2। ये इसकी लोकेशन है, क्रोमोसोम 13q14.2 क्रोमोसोम 13 पे लोकेटेड होता है। RB gene is a substrate for CDK cyclin D complexes और ये एक सबस्ट्रेट का काम करता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं जो हमारा फर्दर साइक्लिन और साइक्लिन डी एंड CDK4 कॉम्प्लेक्स जो जीवन फेज से एक्टिव होकर आया है, ये यहाँ पे PRB प्रोटीन जो है इसमें इसको जो है PRB प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट्स कर देता है और जो है आपके जो E2F अल्फा है, E2F अल्फा को ये एक्टिवेट कर देता है और आगे इसको फ्री कर देता है फॉस्फोरिलेट्स करके। तो E2F अल्फा जो है आगे जीवन एस फेज में प्रोग्रेशन करता है। आगे इसका जो है एक E2F अल्फा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो आगे अपने एसोसिएटेड जीन्स को जाके ट्रांसक्राइब करता है। तो साइक्लिन डी और CDK4 जो कॉम्प्लेक्स है ये इस तरह से फॉस्फोरिलेट्स करता है ये इसको PRB प्रोटीन को। तो इस तरह से
ये सेल साइकिल जो है आगे बढ़ती है और ये इस तरह से ये थैंक यू वेरी मच। हमने जैसे देखा कि किस तरह से ये सेल साइकिल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये जो G1 फेज में है, हमने एज एग्जांपल लिया था कि साइक्लिन डी CDK4 या CDK6 कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है और कैसे ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। जब ये सारे चेक पॉइंट्स एक एक करके क्लियर होते हैं तो ये सेल फिर एस फेज में जाता है। एस फेज में इसकी सिंथेसिस होती है, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं साइक्लिन ए एंड CDK2। फिर उसके बाद ये अगले चेक पॉइंट पे जाता है और फिर फाइनली जो है सेल एम फेज में सेल डिवीजन के लिए चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माय वीडियो। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।